हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस लेक्चर के तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, तीसरा ग्रॉस एंड नेट नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है और इन्हें क्या बोलते हैं, चौथा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इससे हम क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ कुछ हम कन्वर्जन की बात करेंगे, कैसे हम डोमेस्टिक से ग्रॉस में, ग्रॉस से डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक से नेशनल, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। उसके साथ साथ ही हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की भी बात करेंगे, और इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा नेशनल इनकम। अब अगर जो किसी भी चीज़ को डिफाइन करना है, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले उन वर्ड्स को ध्यान से देखिए जिन्हें आपको डिफाइन करना है। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, पहला है नेशनल, दूसरा है इनकम। तो दोनों को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय normal resident of a country within a accounting year or physical year। ये डेफिनेशन हो गया कि जो टोटल, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, इसमें हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे। उसमें जितने सारे इंडिविजुअल हैं सबकी, तो उन सभी का जो फैक्टर इनकम है वो उसका सम। अब फैक्टर इनकम किन का, जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं इनका फैक्टर इनकम का एक अकाउंटिंग ईयर, यूजुअली इंडिया में 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक, तो ऐसे एक फिजिकल ईयर में जो फैक्टर इनकम अर्न किया जा रहा है और नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। अब इसमें हम ध्यान से देखने पे दो चीज़ें, दो की टर्म्स हमें मिली। पहला फैक्टर इनकम, दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट। अब फैक्टर इनकम से हम क्या समझते हैं और नॉर्मल रेसिडेंट से क्या समझते हैं, अगर इन दोनों को समझ लिए तो नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में अगर जो आपने ध्यान से पढ़ा होगा या आपको रिवाइज होगा या आपको याद आ रहा होगा, तो हमने उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड। और फैक्टर पेमेंट कौन देता है, फर्म्स देती हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से हैं, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा आर्टनर। अब
ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में, जब वो हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड इसका ओनर होता है, तो ये अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब किसी फर्म के पास लेके जाता है तो उसको इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न में कुछ पेमेंट मिलते हैं, कुछ इनकम मिलता है, कुछ रेवेन्यू मिलता है, तो उससे उस इनकम को हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो अब लैंड के अगेंस्ट में जो पेमेंट मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेंट बोलेंगे। लेबर, यानी अगर कोई लेबर है वो अपनी सर्विस दे रहा है किसी फर्म को या किसी कंपनी को, तो उसके लेबर चार्ज के रूप में उसको क्या मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको वेज मिलता है। अगर जो इसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलें या एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोलें या बड़े टर्म में बोलें, तो इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, इसमें सैलरी आ जाएगा, इसमें वेज आ जाएगा, इसमें कुछ काइंड्स भी आ जाएंगे, क्योंकि कई बार जो कंपनियां होती हैं वो जो अपने उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको उनके सर्विस के रूप में कई बार कुछ अलाउंसेस भी दे देती है, जैसे कार हो गया या कभी कुछ इंक्रीमेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे उनके लेबर सर्विस है, यानी उनके फैक्टर पेमेंट के रूप में आ जाएंगे। तीसरा कैपिटल, कैपिटल का क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें, ये जितना भी था ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फैक्टर पेमेंट, ये होता है हमारा फैक्टर पेमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो है हमारा कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है। नॉर्मल रेसिडेंट समझने से पहले हम सिटीजन को समझ लेते हैं कि सिटीजन और रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। बेसिक सिटीजन वो होता है कंट्री, किसी एक कंट्री का जो एक उस कंट्री के लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उसके हों, और साथ साथ में ही वो एक उस कंट्री का या उसके माँ बाप उस कंट्री के सिटीज़न हों, तो वो उसे सिटीज़न बोला जाता है, या वो उस कंट्री में बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, तो उसे सिटीज़न बोलते हैं। जबकि रेसिडेंट क्या हो सकता है, रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो सिटीज़न ही हो, रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों। ये मेजर डिफरेंस है सिटीजन और रेसिडेंट के मामले में। तो रेसिडेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेसिडेंट होता क्या है। who ordinarily resides in the country for more than a year and whose economic interest lie in that country। अब इसमें भी दो टर्म है। पहला कि ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इन दोनों से क्या समझते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब कोई भी इंसान किसी एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसे हम उस कंट्री का रेसिडेंट मान लेते हैं, और रह रहा है उसके साथ साथ ही अगर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कंजप्शन, प्रोडक्शन या बाइंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें उसी कंट्री में कर रहा है तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट मान लेते हैं। अब नॉर्मल रेसिडेंट को कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब
वो इंडियन जो फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एम्बेसी होगी, इंग्लैंड की एम्बेसी होगी, रशिया की एम्बेसी होगी, इसराइल की एम्बेसी होगी, पाकिस्तान की एम्बेसी होगी, तो ये फॉरेन कंट्री है। इनके एम्बेसीज में जो इंडियन काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो स्टे तो इंडिया में ही कर रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कर रहा है, इंडिया में ही लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो रेसिडेंट हो जाएंगे। सेम तरह अगर जो हम जैसे फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में हो, वैसे ही इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में होगी, तो उन एम्बेसीज में जो फॉरेनर काम करते होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन हो जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके साथ साथ इन नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का डेफिनेशन हमने देख लिया, अब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ऊपर मैंने फैक्टर पेमेंट की बात की है, ये फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। यही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के लिए वो इनकम के काम करता है, तो उनके जो इनकम वो इनकम जो उन्होंने रिसीव की है उन्हें हम फैक्टर इनकम बोल देते हैं। और जो सेलर जो फर्म्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो वो पेमेंट देते हैं, जो पैसा उन्हें देते हैं, वो फैक्टर पेमेंट होता है। बस इतना डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within domestic territory of a country no matter who generates, resident और नॉन रेसिडेंट। तो इसमें क्या है, फैक्टर इनकम की पॉइंट्स। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो फैक्टर इनकम तो हमने देख लिया। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एक कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे इंडिया की मैप को हम देख लेते हैं। इंडिया की मैप है, तो इंडिया का जो लैंड टेरिटरी है, लैंड टेरिटरी का ही होगा, और उसके साथ साथ ही जो वाटर टेरिटरी 3 नॉटिकल माइल्स या 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। यानी कहने का मतलब है कि वो लैंड मास जहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क और इंडिया का सॉवरेन राइट होता है, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। और इस टेरिटरी के अंदर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो टोटल फैक्टर इनकम का सम होगा वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं इंडिया में, वहाँ के जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ होते हैं, या कोई टूरिस्ट आया, वो आया 3 महीने के लिए आया, या 1 हफ्ते के लिए आया, या 2 महीने के लिए आया, यानी जो इंडिया में 1 साल से कम रुका है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं बाहर है, तो ये इनकी जो भी कंजप्शन रही होगी उसको भी हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। वहीं नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का डिफिनेशन हमने देखा है कि द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाई रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब रेसिडेंट हो गया, अब इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के वो बाहर भी इनकम हो सकता है। पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पे जो इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होंगे, वो इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे। वैसे ही जैसे इंडिया से कोई पाकिस्तान घूमने गया हो, या इजराइल घूमने गया हो, या थाईलैंड घूमने गया हो, या कंबोडिया घूमने गया हो, या मॉरिशस घूमने गया हो, और अगर जो वो 1 साल से कम वहाँ रुकता है, वहाँ कुछ खर्च करके आता है, कुछ एक्सपेंस करके आता है,
तो उसका जो इनकम जनरेट किया होगा, उसका जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट होगा। ये बेसिक डिफरेंस था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। अब एक छोटा टॉपिक इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि कई बार डोमेस्टिक इनकम आगे इसका पार्ट 2 जो आने वाला है उसमें आप लोग पढ़ोगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें प्रोडक्ट की हम बात कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रखा होता है उसके थ्रू कैसे हम इनकम निकालते हैं, तो ये उसी प्रोडक्ट की बात है। कई बार डोमेस्टिक इनकम को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली इनकम कहाँ से आ रहा है, इनकम वहीं से आ रहा है जो प्रोड्यूस है। जैसे एक कंपनी है वो क्या बनाती है, पार्ले जी बनाती है। अब पार्ले जी बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कैपिटल लेबर जब वो यूज़ करेगा तो वो कुछ फैक्टर पेमेंट करेगा, और फैक्टर पेमेंट क्या होगा, वो किसी का इनकम हो जाएगा। और फिर वो इनकम वो किसी के लिए वो इनकम क्या करेगा, जैसे किसी ये आम सुरेश है, इसने इस पर काम किया और उसको 100 रुपये मिला। अब 100 रुपये मिला तो इसने क्या किया, 2 पार्ले जी खरीद लिया, और ये 2 पार्ले जी का पैसा किस जगह, इस कंपनी में जाएगा फिर से। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, यानी जो इनकम है वो कहाँ से आ रहा है, वो उसी प्रोडक्ट से आ रहा है। प्रोडक्ट के पीछे क्या मैन्युफैक्चरिंग लगी है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस से जो इनकम जनरेट हुआ है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है। इसलिए डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है, इसीलिए कहा जाता है। और सेम केस नेशनल इनकम के साथ हो जाता है, नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, सेम केस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक। लास्ट वाले चैप्टर में यानी लास्ट वाले वीडियो में अगर जो आप चैप्टर सेकंड के पार्ट सेकंड में देखेंगे तो मैंने ग्रॉस और नेट के में बीच में डिफरेंस बता दिया है। ग्रॉस का मतलब वो होता है कि ऐसा कंजप्शन या एक्सपेंडिचर आप समझ लो जिसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड हो किसी भी चीज़ का, जब उसी डिप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। और इसी डिप्रिसिएशन को जब हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा नेट। ये डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट के बीच में। तो अब हम समझते हैं कन्वर्जन कैसे करना है, ग्रॉस से हम नेट में कैसे जाएंगे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं एकदम इतना सिंपल सा फ्लो चार्ट बना देता हूँ जो कभी आप जिससे आप कभी इस चीज़ को भूलोगे ही नहीं। बहुत ही सिंपल। पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं, पहला है GDP एट मार्केट प्राइस, से हमें कहाँ जाना है, ग्रॉस का नेट हो जाएगा, डोमेस्टिक का नेशनल हो जाएगा, P प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा, MP का FC हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एम यही है, इसको निकालना कहाँ से, हम यहाँ से। अब पहले क्या लिख लेंगे, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस, दूसरा लिखेंगे डोमेस्टिक, तीसरा लिखेंगे क्या, MP शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, मार्केट प्राइस। तीसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस से किस में आना, नेट, डोमेस्टिक से किस में आना, नेशनल, और मार्केट से किस में आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है। अब अगर जो इसमें हम लिखते हैं डेप्रीशिएशन, शॉर्टकट डेप्रीशिएशन में, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, NFIA, अभी फिलहाल NFI समझिए, इसको भी डिटेल में बनाते हैं। इसमें लिखेंगे NIT। अब ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, अगर नेट से ग्रॉस में जाना हो करना क्या, प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें माइनस किया इसमें प्लस कर देंगे। सेम केस डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको प्लस NFIA करना है, और यहाँ से यहाँ जाना होगा क्या करना होगा, माइनस NFIA। ठीक वैसे ही MP से FC में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा,
और FC से MP में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। अब इतना को इसको समझ लेते हैं जरा। उसको समझने के लिए पहले NFI समझ लेते हैं। NFI होता क्या है। NFI को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये होता है फीफा। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये होता है फीटा। अब सिंपल सा है फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम तो हमने समझ लिया, ऐसे फैक्टर इनकम जो रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया हो और वो फॉरेन में रह रहे हों, यानी वहाँ से फॉरेन से जो पैसे आ रहे हैं जो रेसिडेंट कमा रहे हैं वो क्या होगा, वो फीफा हो जाएगा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और सेम जैसे इंडिया से कुछ लोग UAE, इराक नहीं, दुबई, इज़राइल, USA, यहाँ ऐसे लोग जाते हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से जो उनका रेवेन्यू होता है, वो जो इनकम कमाते हैं वो जनरेट करते हैं, वो इंडिया भेजते हैं, तो वो पैसा बाहर से इंडिया में आया। ठीक है, ऐसे ही बांग्लादेश से, नेपाल से, थाईलैंड से, म्यांमार से कुछ लोग आए रहते हैं जो इंडिया से पैसे कमा करके अपने कंट्री में भेजते हैं। तो यहाँ से जो इंडिया से जो पैसे गए उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ से फैक्टर इनकम कहाँ जा रहा है, वो अब्रॉड जा रहा है। तो उसका नेट निकालने के लिए क्या किया है हमने, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आया उसमें से माइनस कर दिया जो इंडिया से पैसे गया है बाहर, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है NIT। NIT को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको लिखा जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी यहाँ तक इन दोनों में सिर्फ 2 सेक्टर इन्वॉल्व था। जैसे ही हम टैक्स की बात करेंगे इसमें थर्ड सेक्टर आ जाता है। वो थर्ड सेक्टर कौन सा है, थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट आएगा तो गवर्नमेंट 2-4 चीज़ों पे काम करता है। पहला टैक्स, दूसरा उसकी वेलफेयर पॉलिसीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स को जब सब्सिडी से सेपरेट कर देते हैं तो क्या हमें मिल जाता है, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। तो MP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कोई एक गुड है। एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं एक पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपये का, यानी मार्केट में अगर ये पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपये का मिल रहा है तो यानी जो 10 रुपये होगा वो मार्केट प्राइस पे, यानी ये मार्केट प्राइस है। इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, इसमें GST इंक्लूड होगा, इसमें वैट इंक्लूड होगा। और साथ साथ में इसमें क्या होगा, इसमें अगर सरकार ने कुछ सब्सिडीज़ दे रखी हैं तो इसमें सब्सिडीज़ भी इंक्लूड होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस करना है और साथ साथ में सब्सिडी अगर दी गई तो उसको प्लस करना है। तो उसी को हमने एक सिंपल फॉर्म में नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया, जिसमें से हमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको हम ऐसे जनरेट करते हैं। अब यहाँ से हमने देखा कि जैसे हमें NNPFC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो पहले हमने क्या किया था, हमें ग्रॉस से नेट में जाना है।
तो हमें ग्रॉस में क्या करना पड़ेगा, माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा, माइनस डिप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से, यानी ये डोमेस्टिक है, इसे नेशनल में जाना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA। अब ये क्या है, MP है, MP से FC में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। तो ये सब हमें, अगर जो हम GDP एट MP में ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा NNP एट FC। और सेम केस अगर जो हम NNP-FC में, यानी NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से GDP MP में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे प्लस, यानी हम नेट से, अब यहाँ से इसमें जा रहे हैं, नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो क्या करना, प्लस डेप्रिशिएशन। अब नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो करना पड़ेगा क्या, माइनस NFIA। अब यहाँ से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस कर रहे थे। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर जो हमें GDP से NNP एट FC में जाना है तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, GDP MP से NNP FC में जाना है तो एक फॉर्मूला है, पहले माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस। और अगर जो इससे NNP एट FC से GDP में जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर प्लस। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और अगर जो कुछ चीज़ें बहुत बारीक मिस्टेक होती हैं बच्चों से, वो होता है कई बार कैलकुलेट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, कई बार NIT ना देकर सीधा इनडायरेक्ट टैक्स दिया होता है और सब्सिडी दिया होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ये NIT है, या इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हमें NNP एट FC में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, GDP एट MP माइनस डिप्रिशिएशन प्लस NFIA। अब जैसा मैंने कहा कि हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, ये मतलब ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को कैलकुलेट करके, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो वैसे यूजुअली NIT माइनस होता है, पर NIT इक्वल टू क्या हो सकता है, NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बच्चों इसको अक्सर कैसे लिख देते हैं, इसको सेम GDP एट MP माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA, इसको ऐसे लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। ऐसे इसी की वजह से कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें ब्रैकेट में है, यानी आप अगर NIT की जगह इसको लिखोगे तो ये ब्रैकेट ओपन होने की वजह से, तो यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट टैक्स फिर प्लस सब्सिडी, क्योंकि ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाता है। तो ये बातें ध्यान देंगे। सेम केस होता है NFIA के केस में, क्योंकि NFIA का जो फॉर्मूला होता है, जब आप GDP एट मार्केट कॉस्ट से तो NNP एट FC,
तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला प्लस डेप्रिशिएशन, दूसरा NFIA प्लस NIT। अब NFI कई बार नहीं देता है, NFI की जगह क्या दे देता है, NFI की जगह फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे देगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा उसको हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो माइनस, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, FIFA फीफा माइनस फीटा। तो ये पहले हमको इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको हम इसमें पुट करेंगे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको ओपन में लिख देते हैं FIF फीफा प्लस सॉरी यहाँ पे वो माइनस FITA फीटा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कैलकुलेशन पूरी तरह से रॉन्ग आ जाता है, तो आंसर उसका गलत आ जाता है। जबकि ये माइनस है तो माइनस माइनस ये फीफा तो माइनस हो जाएगा, और जो फीटा है वो प्लस हो जाएगा। तो यानी ये जो फीटा क्या होगा, ये फीटा प्लस होगा। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या होना चाहिए, प्लस डिप्रिशिएशन माइनस फीफा प्लस फीटा और प्लस NIT। ठीक, ये डेफिनेशन आपका फॉर्मूला होना चाहिए। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। फिलहाल आप इसके लिए इतना ही समझ सकते हैं। 2 टॉपिक और बच्चे, नॉमिनल GDP, रियल GDP। नॉमिनल GDP का GDP हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, GDP का होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अगर जो एक कोई प्रोडक्ट है, वीट मान लेते हैं, या सॉरी सेम एग्जांपल लेते हैं पार्ले जी का। एक बिस्किट का प्राइस कितना है, 10 रुपये। तो अगर जो किसी कंपनी ने 10 बिस्किट प्रोड्यूस किए तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 10 = 100। तो ये GDP क्या हो जाएगा, GDP 100 हो जाएगा। तो यानी नॉमिनल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP होता है क्वांटिटी ऑफ गुड इनटू प्राइस ऑफ गुड। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो करंट प्राइस होगा, यानी उस ईयर में जो प्राइस चल रहा होगा उसे हम करंट ईयर प्राइस मानेंगे। जबकि रियल GDP क्या होता है, रियल GDP सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या है, जैसे अगर हमें रियल GDP कैलकुलेट करना है तो हम किसी एक ईयर की प्राइस को बेस मान लेते हैं, जैसे 2018, 2019, 2020, 2021। पार्ले जी का 18 में प्राइस 5 रुपये था, 19 में 6 रुपये हुआ, 20 में 8 रुपये हुआ, 21 में 10 रुपये हो गया। तो और इस टाइम भी 10 पार्ले जी का पैकेट बन रहा था, इस समय भी 10 पार्ले जी का, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो हम अगर 2018 के प्राइस को बेस मानते हैं तो आज का जो टोटल वर्थ होगा 10 × 50, यानी GDP क्या होगी, ये 50 होगी। क्वांटिटी वही रहा, जो प्राइस है ये यहाँ पे करंट ईयर का, यानी अगर जो हमें रियल नॉमिनल GDP निकालना होगा तो नॉमिनल GDP क्या होगा, 10 × 10, क्योंकि यहाँ पे 10 जो प्राइस है वो क्या है, वो करंट ईयर की प्राइस है, यानी करंट ईयर मान चलो 21 चल रहा है तो ये करंट ईयर की प्राइस है। और जबकि अगर जो हम 2018 के प्राइस को बेस मानते हैं तो हमारा रियल GDP क्या होगा, 50 होगा, यहाँ पे नॉमिनल GDP 100 होगा। ये डिफरेंस होता है इसमें। अब एक डेरिवेटिव्स देख लेते हैं कि रियल GDP से नॉमिनल GDP में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला एक होता है प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, नॉमिनल GDP × 100
अपॉन रियल जीडीपी। जबकि हमने पढ़ रखा है नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्यू। रियल जीडीपी क्या होता है, प्राइस, इसको स्टार लगाते हैं, इनटू क्यू। थोड़ा सा स्टार लगाते हैं क्योंकि ये जो प्राइस है वो क्या है, वो बेस ईयर का प्राइस है। क्वांटिटी वही है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, पी इंटू क्यू, और रियल जीडीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डॉट यानी इंटू क्यू इंटू 100। क्यू क्यू से कैंसिल, बचेगा क्या, प्राइस इंटू 100 अपॉन ये प्राइस इंडेक्स हो गया। यानी प्राइस इंडेक्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका, प्राइस ऑफ द करंट ईयर इंटू 100 अपॉन प्राइस ऑफ द बेस ईयर। ये सिंपल तरीका है प्राइस इंडेक्स निकालने का। और नॉमिनल रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। वहीं हमें रियल जीडीपी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। ये हमारा दो फॉर्मूलेज हो गए। साथ साथ में ही इस प्राइस इंडेक्स को एक चीज़ और भी बोलते हैं, इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेशियोज बता रहा होता है दो प्राइस के बीच में। ये और कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो पहला लिमिटेशन, क्योंकि जब आप जीडीपी से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगता है कि ये नेशनल इनकम निकल के आया है, वो एक्चुअल कंडीशन बता रहा है किसी कंट्री का, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कई बार जैसे अगर जो हम एक कंट्री में मानते हैं दो इंसान रह रहा है, एक इंसान ए एक इंसान बी, एक का इनकम है 100 रुपये, दूसरे का इनकम है 1000 रुपये। अगर जो आप एवरेज इनकम निकालेंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1100 डिवाइडेड बाई 2, 550। यानी एक इस कंट्री में जो एवरेज इनकम निकाला है यानी वो है 550 रुपये, यानी एक इंसान, प्रत्येक इंसान 550 रुपये कमा रहा है, पर एक्चुअल कंडीशन ऐसा नहीं है। तो यानी पहली लिमिटेशन जो निकल के आती है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ। दूसरा लिमिटेशन निकल के आता है पोजीशन ऑफ जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी का वैल्यू वही होता है कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी होती है। पर अगर जो, क्योंकि गुड्स तो कई तरीके हुए, कुछ डिफेंस गुड हो सकता है, कुछ मशीनरीज हो सकती हैं, कुछ सोशल गुड्स हो सकते हैं। तो अगर जो सिर्फ कंट्री में जो जीडीपी का कॉम्पोजिशन है वो सबसे ज़्यादा डिफेंस से आ रहा है, पर ये क्या सोशल वेलफेयर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। अगर कुछ मशीनरी आ रही हैं, हाईटेक मशीनरी आ रही हैं जो बड़े बड़े कंपनियों को ही फेवर कर रही हैं, तो क्या सोशल वेलफेयर की जाएगा, तो नहीं। तो अगर जो जीडीपी के अंदर इक्विटेबल कंपोजिशन नहीं है सारे गुड्स का, तो वो जीडीपी क्या है, वो जीडीपी सिर्फ एक
ऑन द पेपर जीडीपी है, यानी वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाते किसी सोसाइटी का। क्योंकि जीडीपी अगर जो आप मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करें तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे जीडीपी का ग्रोथ होने वाला है, जीडीपी का पर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो सोशल वेलफेयर का सेक्टर है वो टोटल फेल हो जा रहा है। तीसरा लिमिटेशन क्या हो सकता है जीडीपी का? नॉन आज भी आप गांव में देखेंगे तो कई बार कबाड़ी वाला आता है, तो वो आप अगर जो कबाड़ देंगे उसको तो उसके रिटर्न में कुछ गुड्स दे देगा, या तो आपको कुछ ऐसे कमोडिटीज़ दे देगा जो आपके डेली लाइफ में यूज होता हो, या तो कुछ मिठाई दे देगा, या तो उसके रिटर्न में आपको कुछ पैसे दे देगा। पर ऐसी बहुत सारे रूरल इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, यानी बार्टर सिस्टम टाइप का, आपको गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता है। तो ऐसे एक्सचेंज को जीडीपी मेज़र नहीं करता। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंज को मेज़र करता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को मेज़र नहीं करता है। इसके साथ साथ में ही एक लिमिटेशन और देख लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट, जीडीपी को कई बार डेवलपमेंट का एक मार्क माना जाता है कि जिस कंट्री की जीडीपी जितने अधिक है उसको उतना ही डेवलप्ड है। पर क्या एक्चुअल में कंडीशन यही होता है? क्योंकि जीडीपी क्या करता है, वो जीडीपी बस इतना बताता है कि किसी एक जोग्राफिक टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। पर क्या ये लिटरेसी रेट बता रहा है? नहीं। क्या ये फैमिली की हेल्थ कंडीशन बता रहा है? नहीं। क्या ये बता रहा है कि हाइजीन कैसा, ये बता रहा है? नहीं बता रहा है। क्या वो उस कंट्री की अवेयरनेस बता रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड बर्थ कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, एयर क्लीन है कि नहीं, पॉल्यूशन कितना है? तो ये सारी सोशल जो डेवलपमेंट होती हैं एक पर्सन की, वो नहीं बताता। इसके साथ साथ ही डाइट बता रहा है कि नहीं, एवरेज पर्सन अपने डाइट पे कितना कंजप्शन कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये टोटल क्या है, ये लिमिटेशन है जीडीपी की। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि 3 जो मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। पहला प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। और उसके साथ ही उन सारी चीज़ों को फार्मूला भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में ही ये भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे वो सारे फार्मूलाज एप्लीकेबल होते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।